गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हार्टली ऑसिलेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, लास्ट वीडियो तक हमने टैंक सर्किट को कंप्लीट कर लिया था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो टैंक सर्किट है जो हमें साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करके देता है, उसके अंदर लगातार डैम्पिंग हो रही थी, तो वो सिग्नल्स ज़्यादा लंबे नहीं चल पा रहे थे, घटते घटते खत्म हो रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, फीडबैक ऑसिलेटर्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है एक हार्टली ऑसिलेटर। और हार्टली ऑसिलेटर के अंदर आप देखोगे कि वो जो लॉसेस हो रहे थे कैसे कंपनसेट होंगे और हमें लगातार सेम वैल्यू की साइनोसॉइडल वेव मिलेगी। तो डीसी से कैसे एसी बनाएगा ऑसिलेटर, हार्टली ऑसिलेटर, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा, फिर हार्टली ऑसिलेटर के हर पार्ट का यूज बताऊंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 1% भी इसमें डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम ऐसे करेंगे जैसे हमने कभी नहीं किया। इस टॉपिक को हम ऐसे करेंगे जैसे हमने पहले कभी नहीं किया। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो देखो, पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा, उसके बाद में हर एक पार्ट का यूज बताऊंगा कि इसका क्या यूज है, ये क्यों लगाया है, इसका क्या यूज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या यूज है इनका, हर एक चीज को मैं बताऊंगा आपको, हर एक चीज को। तो पहले इसकी वर्किंग देख लो। देखो, हार्टली ऑसिलेटर एक्चुअली क्या है, एलसी ऑसिलेटर, ये एक टाइप का, जिसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। देखो, आपको दिख रहा होगा ये एलसी ऑसिलेटर, टैंक ऑसिलेटर की तरह ही है ये वाला पार्ट। बस फर्क इतना है, यहां पे हमने एक की जगह पे दो इंडक्टर यूज कर रखे हैं, पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये टैंक ऑसिलेटर की तरह ही है। अब दो क्यों लगाए हैं ये भी आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी। देखना, ध्यान से सुनना, पहले इसकी वर्किंग सुनो। ऐसा भी मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट्स इस सीक्वेंस से अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो सब खत्म हो जाएंगे, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले देखो, जैसे हम सर्किट ऑन करेंगे, मतलब ये जो बैटरी है इसको हम जैसे ही यहां कनेक्ट करेंगे, इस बैटरी की वोल्टेज यहां से होती हुई क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। हाँ, मुझे पता है आपके मन में डाउट होगा कि जो कैपेसिटर होता है ये तो डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो यहां से डीसी सप्लाई कैसे जाएगी, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक बार बस आप ये समझ लीजिए कि ये जाएगी कैसे, जाएगी लास्ट में बताऊंगा, पक्का बताऊंगा मैं। तो ये इसके थ्रू यहां गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, ये कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद जैसे टैंक सर्किट के अंदर ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाते थे, वैसे इस एलसी ऑसिलेटर के अंदर, इस टैंक सर्किट के अंदर ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। ये कैपेसिटर पहले पूरी तरह चार्ज होगा, उसके बाद ये डिस्चार्ज होगा, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इधर इन दोनों इंडक्टर्स में एज ए मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, बट हमें पता है टैंक सर्किट के अंदर क्या होता है, लगातार एनर्जी का लॉस होता रहता है। उस लॉस को हमने क्या करना है, फीडबैक करना है, ताकि वो लॉस का इफेक्ट खत्म हो जाए और हमें लगातार आउटपुट मिले, लगातार आउटपुट मिले। ठीक है, तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये 10 वोल्ट के एसी सिग्नल बनाना थे इसने, कैपेसिटर ने। अब ये जो 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगी, जब लॉस होएगी वो इधर जाएगी। ठीक है, इसमें एज ए मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होएगी, कुछ मैग्नेटिक एनर्जी यहां स्टोर हो जाएगी, कुछ मैग्नेटिक एनर्जी यहां स्टोर हो जाएगी। अब यहां पे जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या करेंगे, इसके थ्रू यहां से लेके जाएंगे, यहां से लेके जाएंगे, यहां से लेके जाएंगे और ट्रांजिस्टर के ऊपर इनपुट करवा देंगे। ठीक है, मतलब जो भी सिग्नल यहां पे होगा, जो भी मैग्नेटिक एनर्जी, उसका हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव फीडबैक कर देंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर। फिर ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एम्पलीफाई करके हमें सिग्नल देगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है कौन सा, देखो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये हमको क्या देगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करके देगा। ये एम्पलीफाइड सिग्नल फिर यहां आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई होके इसके साथ ऐड हो जाएगा, और L1 के अक्रॉस हम क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे। L1 के अक्रॉस हम आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, कैसे आउटपुट लेंगे, जैसे हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर लेते होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, एक आउटपुट कॉइल लगा लेंगे
और इससे क्या होगा, जैसे ट्रांसफॉर्मर में होता है प्राइमरी कोयल टू सेकेंडरी कोयल वोल्टेज आया करती थी, वैसे ही एक तरह की ये प्राइमरी कोयल हो जाएगी। इसके म्यूचुअल इंडक्शन से आउटपुट यहाँ जाएगा और यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे। दोबारा सुन लो वर्किंग। मैंने बोला जैसे हम सर्किट ऑन करेंगे सबसे पहले ये कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा उसके बाद एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे। फुली चार्ज होने के बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा। जो पार्ट यहाँ पे आएगा उसका हम क्या करेंगे, एज ए फीडबैक यूज करेंगे। वो यहाँ जाती जाती यहाँ इनपुट होगी, यहाँ से वो एम्पलीफाई होके यहाँ जाती जाती इसमें ऐड हो जाएगी और हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता रहेगा। तो ये है हार्टली ऑसिलेटर की वर्किंग। ठीक है, हार्टली ऑसिलेटर की वर्किंग। इससे लगातार हमारे जितना लॉस होगा वो लॉस पूरा होता जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था लॉस कैसे पूरा होगा, सपोज 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट के कोरस्पोंडिंग जितनी भी एनर्जी होती है यहाँ पहले स्टोर हुई थी, वो 10 वोल्ट की एनर्जी फिर इधर जाएगी। सपोज इधर जाएगी कितनी, 8 वोल्ट एंड 2 वोल्ट आइडियली, बट हम क्या मान रहे हैं कि 2 वोल्ट का लॉस भी हो जाएगा। तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि 10 वोल्ट में से जब ये एनर्जी इधर जाएगी तो 2 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का लॉस हो जाएगा। 6 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो इसमें एज ए मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और 2 वोल्ट एनर्जी इधर चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें तो एनर्जी को 10 वोल्ट वाली एनर्जी बना के रखना है, मतलब 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी एनर्जी होती है उतनी एनर्जी हमको मेंटेन रखनी है। तो ये 2 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ बनी होगी उसको हम यहाँ से उठाएंगे 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 यहाँ लेके जाएंगे। ये 2 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और ये आउटपुट यहाँ आके ऐड हो जाएगा। तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 10 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक एनर्जी लॉस करेगा, वो इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर चला जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा। तो इसी तरह से क्या होगा, ये जो लॉसेस लगातार पूरे होते जाएंगे। जितना भी देखो लॉस होगा उतना ही लॉस हमें एम्पलीफायर, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है पूरा करके यहाँ देता रहेगा। वो कैसे होगा, मतलब उतना ही लॉस कैसे मिलेगा, वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बार वर्किंग मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब उतना ही फीडबैक कैसे होगा, ये सब पार्ट्स का जब आपको यूज पता लगेगा वो अपने आप ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब वर्किंग के बाद मैं हर एक पार्ट का यूज आपको बताने वाला हूं, हर एक पार्ट का यूज आपको बताने वाला हूं। सुनना, सुनो। सबसे पहले बताने वाला हूं ये क्या चीज है, देखो इसको बोलते हैं अपने RF चोक, दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक। एक्चुअली क्या होता है, ये एक इंडक्टर ही होता है जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, काफी हाई होती है। बिकॉज इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू काफी हाई आती है तो ये क्या करता है, काफी हद तक एसी सिग्नल्स को ब्लॉक करने की एबिलिटी रखता है। तो एसी सिग्नल्स को ये रोक सकता है। क्यों, देखो हमें पता है जो इंडक्टर होता है उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, XL = ω_L। अगर L की वैल्यू देखो ज्यादा होगी तो जो इंडक्टर इंडक्टेंस प्रोवाइड करवाता है उसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा होगी। तो इसलिए ये एसी सिग्नल्स को रोक सकता है। और वही डीसी सिग्नल के लिए ये कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं करता, बिकॉज डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और डीसी सिग्नल्स की क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो XL की वैल्यू उसके लिए क्या होती है, 0 ओम। तो होगा क्या सॉरी, देखो क्या होगा, देखो हमने क्या किया था, यहां से सिग्नल्स उठाए थे एज ए फीडबैक, उसको हमने ट्रांजिस्टर को दिया था। तो ट्रांजिस्टर ने इसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके यहां देना है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो एसी सिग्नल्स हैं इधर जाएं और इसमें जाके ऐड हो जाएं और हमें कंटिन्यूसली आउटपुट मिले, तो फीडबैक हो जाए अच्छी तरह से। हम चाहते हैं कि सिग्नल्स ऊपर ना आ जाए, तो एसी सिग्नल्स को ऊपर जाने से रोकना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, RF चोक लगा देंगे। RF चोक एसी सिग्नल्स के लिए अच्छा इंपीडेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब अच्छी डिस्टरबेंस प्रोवाइड करवाता है। तो वो जो सिग्नल होगा फिर ऊपर वाले पाथ को प्रेफरेंस नहीं देगा, वो इधर जाएगा। क्योंकि हमें पता है ना कि करंट उस पाथ से जाना चाहता है जहां रेसिस्टेंस या डिस्टरबेंस कम हो, तो ऑब्वियसली ये सिग्नल फिर इधर से जाना चाहेगा और इसके साथ ऐड होके हमारा फीडबैक सही हो जाएगा। बस
तो ये RF चोक का काम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो अब ये R1, R2, RE, CE इनका क्या काम है। देखो ये CE है, इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। तो ये जो R1, R2, RE है, ये देखो ये ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, वोल्टेज बायस्ड, क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। अगर आपने पढ़ा होगा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आपको पता होगा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग काफी स्टेबल बाइसिंग होती है ट्रांजिस्टर की। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कभी मैं ही इसी चैनल के ऊपर आपको कभी स्टडी करवा दूंगा। तो देखो क्या होगा एक्चुअली, अपने सीधा एप्लीकेशन पे आते हैं। देखो ये VCC वोल्टेज है, इसका कुछ पार्ट यहां पे ड्रॉप होगा, बाकी बचा पार्ट यहां पे ड्रॉप होगा। तो R2 पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब जो R2 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप कहां पे होगा, ट्रांजिस्टर के EB जंक्शन एंड RE पर। बिकॉज देखो RE एंड EB जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर R2 के पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो इसलिए यहां पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कराएगा और बाकी बचा पार्ट RE पर ड्रॉप हो जाएगा। हमें पता है ना ट्रांजिस्टर तभी तो वर्क करता है जब EB जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, और EB जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करवाने के लिए वोल्टेज तो लगानी पड़ेगी ना। तो R2 पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसका ये काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर दी। अब ये जब ये फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा तो अपने आप एम्पलीफाई करके सिग्नल्स देगा जो आगे फीडबैक में चले जाते हैं। तो इनका एक यूज है। अब आगे देखो CE का ये क्या यूज है, मतलब ये बाईपास कैपेसिटर का क्या यूज है, ध्यान से सुनना। हम जब सिग्नल्स फीडबैक करके यहां लेकर आते हैं तो ये बिकॉज इनपुट यहां पे AC सिग्नल है, तो यहां पे भी AC सिग्नल, यहां पे भी AC सिग्नल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने बाईपास कैपेसिटर सपोज नहीं लगाया होता, अगर हमने ये बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाया होता तो क्या होता, AC सिग्नल यहां से ग्राउंड पे जाता, इससे RE पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता। अगर RE पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता तो ये जो EB जंक्शन है ट्रांजिस्टर का, इस पे वोल्टेज ड्रॉप घट जाता और ये लेस फॉरवर्ड बायस हो जाता, जिससे ट्रांजिस्टर की वर्किंग पर फर्क पड़ता। कैसे, देखो ध्यान से सुनो। हमें पता है जितनी वोल्टेज ड्रॉप यहां पर है उतनी ही वोल्टेज इन दोनों पर ड्रॉप होनी है। तो अगर इस पर वोल्टेज बढ़ेगी तो इस पर वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम होगी ना। मान लो इस पे 8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप है तो इन दोनों पर नेट वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट ही रहेगी। मान लो पहले इधर 6 वोल्ट हो रही थी तो इधर 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब AC सिग्नल इसमें से पास होगा तो वोल्टेज ड्रॉप सपोज 2 वोल्ट से बढ़ के 3 वोल्ट हो गया। तो अगर यहां पे 3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहां 1 वोल्ट वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ गया, तो यहां पे 1 वोल्ट वोल्टेज का ड्रॉप घटना पड़ेगा, क्योंकि यहां 8 वोल्ट है तो इन दोनों पर भी नेट वोल्टेज ड्रॉप 8 ही होना चाहिए। तो इससे पता लग रहा है अगर RE पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो EB जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, जिससे ये लेस फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग पर फर्क पड़ेगा। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, वर्किंग डिस्टर्ब नहीं करनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे AC सिग्नल यहां से होता हुआ ग्राउंड में चला जाता है और ट्रांजिस्टर की वर्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके देता है और वो इधर फीडबैक के तौर पे जाके ऐड हो जाता है। हमें कंटिन्यू AC सिग्नल्स मिलते रहते हैं, ऑसिलेटर अपना काम करता रहता है। हाँ जी, तो अब क्या रह गया, इसका यूज बता दिया, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग बता दी, RF चोक बता दिया। हाँ, एक चीज मैंने बतानी थी, मैंने आपको बोला था बिकॉज कैपेसिटर तो DC को ब्लॉक करता है, तो इसने स्टार्टिंग के अंदर कैसे इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। इस कैपेसिटर को चार्ज किया, उसके बाद ही तो LC ऑसिलेशन स्टार्ट हुए, फिर फीडबैक वगैरह सब कुछ हुआ। एक तो ये चीज बतानी है, दूसरा मुझे बताना है कि ये जो फीडबैक है ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है, फीडबैक वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा फीडबैक 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। इसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले ये देखो आपको मैं थोड़ा बेसिक पर लेके जाना चाहूंगा। देखो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि एक अपने पास ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसको जब अपने बैटरी अप्लाई करते हैं, जैसे हमने बैटरी अप्लाई की तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल,
ये पॉजिटिव क्या करेगा, मेटल की इस प्लेट से, मतलब कैपेसिटर की इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इधर आते जाएंगे और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके 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 इधर जाएंगे, यहां नेगेटिव इकट्ठा होता जाएगा। तो इस दौरान क्या होता है, करंट चलता है सर्किट में, बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो सर्किट के अंदर ऐसे करंट चलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज के इक्वल हो जाती है, तब चार्ज फ्लो बंद हो जाता है। हम बोलते हैं कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, उसके बाद ये करंट भी डिसअपीयर हो जाता है। वही सेम प्रोसेस यहां पे होगा। जैसे ही हम VCC को ऑन करेंगे, ये कैपेसिटर स्टार्टिंग में चार्ज होना शुरू होगा। जब ये चार्ज होना शुरू होगा तो स्टार्टिंग के अंदर करंट चलेगा, तो वो करंट इधर भी तो पहुंचेगा, उतने में ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमने कैपेसिटर की वैल्यू इस तरह से चूज कर रखी होती है कि इसके चार्ज होने से पहले ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी पहले चार्ज, ये वाला पहले चार्ज होगा और फिर उसके बाद ही क्या होगा, करंट की सप्लाई रुकेगी। इस तरह से हमने कैपेसिटर की वैल्यू चूज कर रखी होती है दोनों कैपेसिटर्स की। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले चार्ज हो जाता है, फिर या इसका करंट रुकता है, डीसी ब्लॉक होती है, उसके बाद तो फिर एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो ही जाते हैं, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब लास्ट बात मेरे को आपको बतानी है। हाँ, एक और चीज बता दूं कि ये जो हार्टली ऑसिलेटर आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, तो इस पे जो वाइवा क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे वाइवा क्वेश्चंस की मैंने एक वीडियो बना दी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको पता लगता रहे। अब ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे है, देखो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज अपना ये वाला सिग्नल है, जो फीडबैक सिग्नल आए वो सेम पोलैरिटी के अंदर ही आए, मतलब वो जैसे ये फीडबैक सिग्नल है तो ये सेम पोलैरिटी के अंदर ही आए, तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। मतलब पॉजिटिव फीडबैक अब हम यहां से कैसे देंगे, अगर आप ध्यान से देखो, ये इंडक्टर, ये दूसरा इंडक्टर, ठीक है, दोनों का ये जो कॉमन पॉइंट है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो मैं बोल सकता हूं ये पॉजिटिव, ग्राउंडेड सिग्नल को मैं नेगेटिव ले रहा हूं। अब ये नेगेटिव, तो इसका ऊपर वाला ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, नीचे वाले को मैं पॉजिटिव मानूंगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है और इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो दोनों अपोजिट पोलैरिटी में होंगे। देखो इसका प्लस ऊपर, इसका माइनस नीचे, इसका माइनस ऊपर, इसका प्लस नीचे, तो दोनों पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन्वर्टेड पोलैरिटी में होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर हमें क्या मिल गया, 180 फेज डिफरेंस मिल गया दोनों के वोल्टेज के सिग्नल्स के बीच में। लेकिन हमें जो फीडबैक करना वो पॉजिटिव फीडबैक करना है, तो फेज डिफरेंस को हमें 360 डिग्री या 72 डिग्री या 0 डिग्री ये करना होगा, तभी सेम पोलैरिटी के अंदर हमें फीडबैक मिल पाएगा। तो देखो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस तो स्टार्टिंग के अंदर ही था। इसके बाद क्या हुआ, इसको उठाया यहां से, ये यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, बिकॉज ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये कैपेसिटर तो इसको रोकेगा नहीं, इससे जाते जाते यहां इनपुट हुआ। अब याद करो आपने 12th क्लास के अंदर जब ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, तो उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है जो ट्रांजिस्टर है वो जो आउटपुट देता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज देता है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस बना के देता है। तो यहां से जो सिग्नल आएगा ट्रांजिस्टर उसको फिर से पलट देगा, तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस यहां पे और बन जाएगा। तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस तो पहले ही था, 180 डिग्री और बन गया तो 360 डिग्री हो गया। तो ये जो फीडबैक सिग्नल है यहां पे जाएगा, वो फिर यहां पे जो पहले से सिग्नल अवेलेबल था उसके साथ सेम पोलैरिटी में जाके ऐड होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फीडबैक हुआ है वो पॉजिटिव फीडबैक ही हुआ है। अब जो इसके बाद वाइवा क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर R1 को हम हटा दें तो क्या होगा, R1 की जगह पे एक सिंपल वायर लगा दे तो क्या होगा, सिमिलरली R2 के लिए भी। तो वो भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आई होप अब आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं रहा होगा हार्टली ऑसिलेटर के रिलेटेड। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स दूर जरूर करूंगा।
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।